हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो है भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया, ट्विटर की बात करें, सब जगह बहुत कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है, या काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। जैसे आपने देखा पहले भी डोकलाम को लेकर के भारत और चाइना की आर्मी जो आमने सामने थी, आपने देखा धक्का मुक्की हो रही है। ये धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? या अब भी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि डंडे वगैरह का यूज़ किया गया था, तो वेपन्स का यूज़ नहीं किया गया, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। तो ऐसा क्या है कि पहली बार आर्मी है जो वेपन्स का यूज़ नहीं करी है? और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि धक्का मुक्की की गई या पत्थरबाजी की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है कि चाइना की तरफ से पत्थरबाजी की गई, इंडिया की तरफ से फिर पत्थरबाजी की गई। तो ये ऐसा कुछ अलग सा नहीं लग रहा कि आमने सामने आर्मी है और आर्मी है वो वेपन्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी, डाउट्स, क्वेश्चंस इसको लेकर के भी आपके मन में होंगे कि ये गालवन घाटी, जहाँ पर ये गालवन वैली है, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, तो वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? या जैसे बात की जा रही है कि काफ़ी किलोमीटर पीछे थी, काफ़ी आगे आ गई है चाइनीज़ आर्मी, तो क्या एग्जैक्टली वो आगे आ गई है? अगर आगे आ गई तो क्यों हमें पता नहीं चल पाया कि जब वो 25 से 50 किलोमीटर का दावा किया जा रहा है कि वो आगे आ गई थी, तो हमें क्यों नहीं पता चला? तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ हम पता करेंगे आज के हमारे सेशन में कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इसमें हम इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ से क्या रिपोर्ट्स आ रही है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन मीडिया के साथ ही साथ हम पता करेंगे कि ये गालवन वैली है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है, जब से आज़ादी के बाद से ये शुरू हुआ है, वो विवाद है क्या एग्जैक्टली। तो चलिए पता लगाते हैं ये विवाद क्या है और ऐसी नौबत क्यों आई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इंडिया चाइना रॉक ऑफ पीस है। भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ये कुछ अस्पष्ट सी है, इसका लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास टोटल लेंथ है, इसकी 3900 किलोमीटर के आसपास होता है, और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है 90% के आसपास वो विवादित रहा है। इसका विवादित रहने का एक कारण ये भी है कि पर्वतीय इलाका है, हिमालय का भाग आ जाता है। नॉर्दर्न पार्ट की बात करें, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में, तो कराकरम का इलाका आ जाता है, और जहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो मानव विकास के लिए, मानव निवास के लिए अनुकूल नहीं है, तो खाली जगह होती है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, दोनों साइड की आर्मी को पीछा हटना होता है। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, दोनों साइड की जो आर्मी है वो अपनी जगह पोजीशन पे वापस आती है। तो ये कुछ फिक्स है, डिसाइड नहीं है, जैसा कि हम मूवीज़ में आपने देखा हुआ, या इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, ऐसा इंडिया और चाइना की बॉर्डर के बीच में नहीं है। दूसरा ये कि वहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी नहीं होता कि आर्मी सीमा के ऊपर रहे, क्योंकि हिमालय का एरिया आ गया, उसको क्रॉस करना लगभग इम्पॉसिबल है हर जगह से। केवल वैलीज़ हैं, पासेज हैं, द्रें बने हुए, वहीं से इसको आर पार किया जा सकता है। तो चलिए हम पहले पता लगाते हैं कि ये डिस्प्यूट क्या है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दो इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया है, जिसको चाइना डिस्प्यूटेड एरिया मानता है, जबकि ये हमारा हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश, चाइना ये मानता है कि ये इंडिया इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, जबकि ये हमारा पार्ट है। दूसरा अक्साई चीन है, ये इलाका है। अक्साई चीन का जो इलाका है वो इंडिया का है, जिसके ऊपर चाइना ने अवैध कब्जा किया हुआ है 1962 के वॉर के बाद। तीसरा यहाँ पर जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये वो एरिया है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से इलीगली चाइना को दे रखा है। तो ये 3 एरिया हो जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो डिस्प्यूटेड एरिया कहलाता है, या जिसको लेकर के डिस्प्यूट है। जब भी चाइना मैप अपना इश्यू करता है, तो अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा अपने मैप में शो करता है, जिसका भारत विरोध करता आया। उसी तरीके से भारत अपने मैप में जम्मू कश्मीर का, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसका, अक्साई चीन का एरिया अपने मैप में जब भी शो करता है तो उसका विरोध करता है चाइना। तो ये 3 इलाके हैं जहाँ पर
विवाद रहा है, डिस्प्यूट रहा है। वैसे तो ये पूरी जो बाउंड्री है हमारी, जो पूरी बॉर्डर है चाइना के साथ, वो सारी ही डिस्प्यूटेड मानी जाती है, जहाँ पर कहीं पर हमारा दावा है कि चाइना एक्चुअली में आगे बढ़ गया है और कहीं पर चाइना का दावा है कि हम आगे बढ़ गए हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इंडिया और चाइना की बॉर्डर को। यहाँ पे देखिए कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर है, उसको हमने अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएँ, अच्छे से हम उसको कंट्रोल कर पाएँ, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये ईस्टर्न सेक्टर है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की बॉर्डर आ जाती है, और इसका यही पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है ये डिस्प्यूटेड मानता है चाइना, जिसके ऊपर अपना दावा वो जताता रहा है। उसके बाद दूसरा जो ये सेंट्रल सेक्टर है, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जो चाइना से तिब्बत से लगती बॉर्डर है उसका हिस्सा है। और तीसरा जो पार्ट है ये वेस्टर्न सेक्टर है, इसमें लद्दाख का हिस्सा है जो चाइना के साथ लगता है। इसमें यह जो पार्ट एक्साई चीन का आप देख पा रहे हैं ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि 1962 के वॉर के बाद ये चाइना ऑक्यूपाइड एरिया है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर डिस्प्यूट हमेशा होता रहा है, लेकिन जैसी नौबत अब आई है वैसी नौबत पहले नहीं आई थी। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरली चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना और इंडिया। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल 3800 किलोमीटर प्लस जो हमारी टोटल बाउंड्री है चाइना के साथ लग रही है, जिसको हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं, तो इसका काफ़ी सारा हिस्सा है वो डिस्प्यूटेड रहा है। अब हम गालवन वैली की बात करते हैं। यहाँ हमें जानना जरूरी है काफ़ी हद तक। यहाँ देखिए आप, तो यहाँ का ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये चाइना ऑक्यूपाइड है, और इस एरिया की शुरुआत होती है कि जब आज़ादी के बाद, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं थे और चाइना भी काफ़ी सारी क्रांतियों के दौर से गुजरा था, लेकिन वो थोड़ा जल्दी संभल गया और उन्होंने अपनी सेना आर्मी के ऊपर जोर दिया, और शुरुआत से उनकी जो पॉलिसी रही वो एक्सपेंशन की रही है, विस्तार की रही है। तो ये जो टोटल एरिया था ये ऑलमोस्ट वीरान इलाका था, निर्जन इलाका था, जहाँ पर लोग नहीं रहते थे। चाइना ने यहाँ से एक सड़क का निर्माण करता है 1957 में, जिसका भारत के द्वारा विरोध भी किया जाता है, लेकिन उतना अधिक विरोध नहीं कर पाते क्योंकि हमने आर्मी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। दूसरा ये भी माना कि ये खाली इलाका है। उसके बाद 1962 में जब युद्ध शुरू होता है तो ये टोटल जो एरिया है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। हमारी आर्मी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास वेपन्स नहीं थे, तो जो युद्ध लड़ा गया था लगभग 1 महीने के आसपास चला था, तो इस युद्ध में पर्सनल ब्रेवरी के बेस पर ही युद्ध लड़ा गया था। यानी कि जहां आर्मी थी तो वेपन नहीं थे, जो जिसने जैसी बहादुरी दिखाई उसी के अकॉर्डिंग, और हमारी आर्मी है वो पीछे हटती रही। बाद में जहां तक उनकी सीमा जो सेना है वो आगे बढ़ पाई, क्योंकि दुर्गम इलाका था, वो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया गया चाइना के द्वारा। तो ये एरिया हमने 1962 के वॉर में खो दिया। यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो यहाँ शो की गया है। यहाँ ये जो गालवन वैली दी गई है, यहाँ से गालवन नदी बहती है जो कि श्योक नदी से मिलती है, और श्योक नदी है वो इंडस नदी की सहायक नदी है, इंडस रिवर में आकर के मिलती है। यहाँ पर जो गालवन वैली है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहीं से एक्साई चीन है वहाँ आर पार जाया जा सकता है, या किसी प्रकार का ट्रेड एक्टिविटीज़ है तो वो यहीं से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कराकोरम का विस्तार है, और कराकोरम है उसको पार करना इम्पॉसिबल है हर जगह से लगभग। दूसरा, यहाँ पर हमने अभी एक रोड कंस्ट्रक्ट भी करें इसके साथ साथ, जिसका लगभग सा भाग पूरा हो चुका है। चाइना को इससे भी इशू है, क्योंकि यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसका ये भाग चाइना को दिया गया है, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर कराकोरम हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया है चाइना के द्वारा, और उन्हें लग रहा है कि अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो भविष्य में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये एक दबाव बनाने की एक रणनीति चल रही है जिसके तहत वो गालवन तक आगे बढ़े।
और यहाँ पर ये दौलत बेग ओल्डी, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पर भी हमने हवाई पट्टियाँ हैं उनको काफ़ी हद तक दुरुस्त किया है, तो इस चीज़ से भी चाइना है थोड़ा टेंशन में है। तो ये जो सारी रणनीति चल रही है वो एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की रणनीति चल रही है। थोड़ा और आगे अब जा करके हम क्लियर करेंगे इसको, यहाँ थोड़ा और बेटर तरीके से आपको विजिबल होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक्साई चीन, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये गालवन वैली है जहाँ पर इस जो डिस्प्यूट हुआ है हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। ये एरिया ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दी गई है यहाँ से, और ये सियाचिन ग्लेशियर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी की बात की थी जो यहीं पर स्थित है, जहाँ पर हमने हवाई पट्टी का निर्माण किया, और इसके साथ साथ हमने सड़क निर्माण किया है। चाइना के द्वारा हालांकि ऑलरेडी है, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर लिए गए थे, लेकिन हमने इस सीमा की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 5 ईयर्स में हम इसकी तरफ फोकस करें। और यहाँ जो हमने हवाई पट्टी का निर्माण किया और जो रोड को कंस्ट्रक्ट किया है, यही मेन टेंशन का इश्यू है चाइना के लिए। चाइना को ये लग रहा है कि यहाँ से हम आसानी से जो कराकोरम हाईवे जा रहा है जिसके द्वारा ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान के साथ, कि उसके लिए भविष्य के लिए कुछ खतरा पैदा हो सकता है, और इसीलिए वो यहाँ पर कुछ तनाव क्रिएट करने की कोशिश करें या दबाव बनाने की कोशिश करें कि इस प्रकार का कुछ सीमा विवाद है, वो अगर होगा तो कुछ समझौता भी होगा। तो ये सारा इश्यूज यहाँ पर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पता लगाते हैं कि क्या हुआ था 15 जून को। यहाँ पर थोड़ा और बेटर तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ गालवन वैली है, यहाँ पर हिंसक झड़प हुई है ये, और ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और यहाँ ये श्योक नदी है जिससे गालवन नदी है श्योक नदी में मिलती है, और श्योक नदी है वो सहायक नदी है इंडस रिवर की। ये ITBP का बेस कैंप है, और यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का बेस कैंप है, क्योंकि ये सारा जो इलाका है हाई एल्टीट्यूड का है, बहुत ऊंचाई का है। तो जैसे ही सर्दियाँ बढ़ती है दोनों साइड की आर्मी है वो पीछे हट जाती है और गर्मियों में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ती है। ये गालवन नदी यहाँ पर दी गई और यहाँ पर चाइना के द्वारा रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है, और इसीलिए हमने भी यहाँ पर रोड को कंस्ट्रक्ट किया है। और यहीं पर इसी गालवन को लेकर के जैसे ही सर्दियों के बाद बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हुई, चाइनीज़ आर्मी है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, और हमारी आर्मी है वो ऊपर की तरफ जाती है। उनको पीछे हटाने के लिए कुछ दिनों से बातचीत भी चल रही थी, और 15 जून की जो रात है भारत और चीन के बीच में लगभग 8 घंटे तक हिंसक झड़प होती रहती है। ये कहा जा रहा है कि उनके जो सैनिक थे वो लगभग 500 के आसपास थे, 500 से 700 के आसपास थे, और हमारे जो सैनिक थे वो लगभग 150 के आसपास थे। ऊपर की तरफ जाते हैं, निहत्ते जाते हैं, रात को जाते हैं बातचीत करने के लिए। ये अभी क्लियर नहीं है कि रात को ही क्यों जाना पड़ा। वहाँ पर जाते हैं, हिंसक झड़प होती है क्योंकि ऊपर की चढ़ाई के बाद तो वहाँ काफ़ी गहरी घाटियाँ हैं, तो काफ़ी सारी सैनिक जो हैं वो उनको धक्का दिया गया, जो धक्का मुक्की हुई थी उसमें वो नीचे गालवन नदी है उसमें गिर जाते हैं, और जिसके कारण वो शहीद हो जाते हैं। इसमें पूरी रात है, एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं, और ये जो झड़प हुई थी वो झड़प हुई थी पत्थरों से और कांटे लगे डंडों से हुई थी। अब ये भी सोचने वाली बात है, आपका क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि ये डंडों से या फिर पत्थर से क्यों झड़प हुई। तो हमारा और चाइना के बीच में जो शांति समझौता है उसके तहत हमने डिसाइड किया हुआ है कि वेपन्स का यूज़ नहीं होगा। इसी के कारण आपने पीछे भी देखा होगा डोकलाम विवाद था, तो एक दूसरे को आर्मी है वो धक्का दे रही है, या कई बार होता है पत्थरबाजी हुई है, तो इसी कारण हुई है। तो इस रात को भी दावा यही किया जा रहा है कि वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ है। जो डंडे थे या पूरी तैयारी के साथ थी चाइनीज़ आर्मी, उन्होंने अटैक किया, और क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था तो वहाँ पर संभलने का मौका नहीं मिला, रात का समय था, चाइनीज़ आर्मी पूरी तैयारी में थे, तो उसके कारण हमारे सैनिक है वो शहीद हुए हैं। तो ये विवाद है कि क्या विवाद है, कहाँ पर हो रहा है। ओके, लद्दाख में हो रहा है। लेकिन जैसा कि इतना आसानी से हमें दिख रहा है कि सिर्फ सड़क निर्माण है उसके कारण ऐसा झगड़ा हुआ है, या फिर प्रेशर बनाने की राजनीति है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण रहे हैं
जिसके कारण ये विवाद यहाँ तक पहुँचा है। तो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कब क्या क्या हुआ है और इसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं। यहाँ और आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखिए गालवन फेस ऑफ पॉइंट है, ये LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको दिखाई गई है। ये गालवन वैली है जहाँ पर जो दोनों सेनाएं हैं आमने सामने आई है, अक्साई चीन के इलाका है, और ये हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी दी गई है। अब थोड़ा सा हम आगे जा कर के इसको विश्लेषण करेंगे। इसमें जो विश्लेषण किया गया उसमें इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स है उसको भी शामिल किया गया कि क्या वास्तव में जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही है या इसके पीछे कुछ और भी कहानी या कारण दिए गए कि ये विवाद क्यों हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1962 से। 1962 में हमारी और चाइनीज़ आर्मी है दोनों पहली बार आमने सामने आती है। दोनों पहली बार आमने सामने आई और 1 महीने तक युद्ध चला क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हम पहले से तैयार नहीं थे, हम अभी आज़ाद राष्ट्र बने थे, लेकिन हमने पिछले 15 वर्षों में फोकस नहीं किया था आर्मी के ऊपर। हमने सोचा भी नहीं था क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको लगता था कि कम्युनिस्ट कंट्री है, वो सोशलिस्ट थे और उन्हें लगता था कि एक जैसी नीतियाँ रही है और पंचशील का सिद्धांत भी दिया गया था और ऐसी उम्मीदें नहीं थी, तो हमारी तैयारी नहीं थी। तो 1962 में अचानक वो जो युद्ध है वो शुरू होता है। हमारे पास संसाधन भी थे नहीं थे, तो जो युद्ध लड़ा गया खास तौर पे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, तो ये पर्सनल ब्रेवरी के बेस पे लड़ा गया था। पर्सनल ब्रेवरी यानी कि दोनों ने सेनाओं में से सिर्फ चाइनीज़ थे वही तैयारी के साथ थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, तैयारी नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। तो जहाँ पर चाइनीज़ आर्मी को रोका गया वो पर्सनल ब्रेवरीज थी। जैसे मेजर शैतान सिंह के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कहा जाता है कि मेजर शैतान सिंह और उनके साथ 2 और सैनिक थे, उन्होंने 200 चाइनीज़ सैनिकों को, 200 से अधिक, 200 से 250 के बीच में चाइनीज़ सैनिक हैं, उनको अपने हाथों में बगलों में दबा करके मार दिया था। ये पर्सनल ब्रेवरी के ही इस प्रकार के किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। तो हमने पर्सनल ब्रेवरी के बेस पर ही उनको रोक पाए थे जहां पर संभव हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ आर्मी बहुत आगे बढ़ पाई थी, आगे पहले बढ़ ली थी, हमें बाद में पता चला था और जहां पर हम पहुंचे वहां पर रोकने में सफल भी रहे थे। वहां पर किसी प्रकार के जो युद्ध था वो बहुत अंदर तक नहीं चला, या किसी प्रकार के बड़े वेपन्स है उनका यूज़ नहीं हुआ, एयरफोर्स का है वो भी यूज़ नहीं हुआ था। तो 1 महीने के बाद दोनों तरफ से समझौता हो जाता और उस युद्ध में हमने अक्साई चीन का इलाका है वो खो देते हैं। तो ये 1962 में हुआ। उसके बाद 1967 में दूसरी बार हमारी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी है वो आमने सामने आती है। इसमें चीन और भारत के दोनों तरफ से सैनिक है, चाइना के सैनिक मारे जाते हैं, हमारे सैनिक भी शहीद होते हैं। हमारी जो सेना थी उसमें संख्या लगभग 50 के आसपास थी। नाथुला पास है, यहाँ आप थोड़ा सा देखिए कि ये डोकलाम है जहाँ पे हाल ही में विवाद हो रहा था, और यहीं पे नाथुला पास है। तो यहाँ पर झड़प होती है। इसमें जो चाइना के सैनिक थे वो 800 के आसपास थे और हमारे जो सैनिक थे वो 50 के आसपास थे। शुरुआत में जब हमला किया जाता है हमारे लगभग 10 से 12 सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे 40 सैनिक हैं वो जिस तरीके से अटैक करते हैं, जो उनकी पोजीशन होती है, तो ये बताया जाता है कि उसमें जो भाग गए थे चाइनीज़ जो आर्मी के सैनिक जो थे वही बच पाए थे, ज़्यादातर मारे गए थे। अब ये आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि उस वक्त ऐसी परंपरा नहीं होती थी कि आर्मी और पॉलिटिक्स अलग अलग होती थी। जो सेना की कार्रवाई होती थी उसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाता था, इसलिए कहीं पर आपने इतना सुना नहीं होगा। और एक यही बड़ी लड़ाई थी जिसके बाद चाइना थोड़ा सा पीछे हटने लग गया। वरना क्या आपको लगता है कि 1962 में हमला किया हो और हम पीछे हटें और उसके बाद इतने सालों तक वो शांत बैठा रहे? नहीं, शांत बैठा नहीं रहता अगर ये झड़प ना होती। पहली बार उनको अंदाज़ा हुआ कि इंडिया की आर्मी से इस दुर्गम इलाके में, हिमालय में सामना करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि सोचा जा रहा है। तो ये 1967 था जहाँ पर संख्या के हिसाब से दोनों देश अलग अलग दावा करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी या जो खुफिया रिपोर्ट्स थी, वो यही बताया जा रहा है कि ज़्यादातर सैनिक थे वो चाइना के मारे जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। उसके बाद 1975 में
फिर एक बार आर्मी आमने सामने आती है। भारत के जो गश्ती दल है उस पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। कुछ सैनिक शहीद हो जाते हैं और कैजुअलिटीज़ है वो चाइनीज़ आर्मी की तरफ से भी होती है, लेकिन बातचीत के दौरान ये विवाद सुलझा लिया जाता है। ये तीसरी बार था, अंतिम बार था जब इस तरीके से सेना है वो आमने सामने आई और वेपन्स का यूज़ किया था। उसके बाद समझौता होता है, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि वेपन्स का यूज़ नहीं होगा। अब जो 1920 की घटना है, गालवन जो वैली की घटना है, उसका जिक्र भी उसी तरीके से होगा जैसा कि हमने किया कि 1962 में हम आमने सामने आए, 1967 में आमने सामने आए, 1975 में आमने सामने आए। और ये 1920 का जिक्र इस तरीके से क्यों होगा? इसका कारण ये कि 45 वर्षों के बाद इतनी संख्या में हमारे सैनिक है वो शहीद हुए हैं, या चाइना की तरफ से भी जो कैजुअलिटीज़ हुई है वो पहली बार इतने वर्षों के बाद हुई है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो कोई नई बात हो, लेकिन हमने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की है और यही कारण है कि व्यापार और निवेश लंबे समय तक चलते रहे हैं और लंबे समय तक सीमा पर इस प्रकार की तनातनी नहीं रही है जिसमें वेपन्स का यूज़ किया हो या बड़ी संख्या में सेना या सैनिक शहीद हुए हों। दूसरा, पिछले 6 वर्षों में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने 18 बार कोशिश की है, दोनों देशों के बीच में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और ये लगने भी लगा था कि शायद संबंध है वो बेहतर होंगे। हालांकि समय समय पर चाइना है वो रिस्पॉन्स देता रहा है, पाकिस्तान के फेवर में कुछ बयान देता रहा है, कुछ एक्शन लेते रहे हैं, जिसके कारण ये इश्यूज़ है कि बातचीत तो चल रही थी साइड बाय साइड, लेकिन वो सुधार की तरफ या पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो नहीं आ पा रहा था। अभी जो पिछले 2 या 4 दिनों की बात करें, जो विवाद हो रहा है, हिंसक झड़प हो रही है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। उनमें से एक है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतनी बात क्यों बिगड़ गई कि नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गई, जबकि बातचीत का दौर चल रहा था, जबकि अभी कोविड-19 से लड़ने में पूरी दुनिया व्यस्त है। उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में टकराव हो गया? तो ये टकराव है वो अचानक नहीं है, टकराव है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। वो कारण क्या है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम पता लगाते हैं। पहला जो कारण है इस टकराव के पीछे वो है सड़क निर्माण। साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने, आपने पढ़ा होगा, कहा था कि सरकार ने भारत और चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है और उसमें से 3418 किलोमीटर जो सड़क है उसको बनाने का जिम्मा हमने BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया। BRO जो सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण करता है और उनका रखरखाव करता है, अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको काम दिया गया और इसका अधिकांश जो काम है, परियोजनाएं हैं, वो पूरी हो चुकी है। इसमें सिर्फ रोड बनाने का नहीं था, इसमें काफ़ी सारे पुल ब्रिज भी बनाए गए थे। तो वो दुर्गम इलाके जहाँ पर सेना के लिए जल्दी मूव करना आसान नहीं था, वहाँ पर भी पहुँचना आसान हो गया और ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन यही एक विवाद का कारण बन गया। इस विवाद का कारण कि जो हमारे भारत और चीन सीमा विवाद के जानकार है, उनका मानना है कि ये निर्माण कार्य है दोनों देशों के विवाद की असली वजह है। पिछले 5 सालों में भारतीय सीमाओं को बेहतर बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। भारतीय सीमाओं पे खास तौर पे चाइनीज़ जो बॉर्डर है उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा झड़प भी हुई है कि दोनों सेनाओं में छोटी मोटी झड़पें होती रही है। डोकलाम के पहले भी 2013 और 2014 में चुमार में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, लेकिन अब जो ये गतिविधियां हुई है उसका दायरा है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहा है। ज़्यादा बड़ा आप देख ही पा रहे हो कि पहली बार हिंसक झड़पें हुई है इस विवाद में। अब ये जो विवाद है उसमें जो कहा जा रहा है कि इसका मुख्य कारण वो पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण है, जिसकी वजह से भारतीय सेना है वो बॉर्डर तक पहुंच गई है, गश्त करना आसान हो गया है और यही चाइनीज़ आर्मी है उनके लिए टेंशन का एक कारण बन गया है। उनके मुताबिक जो पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता है जो इन गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं, उनका कहना है कि इस तनाव के पीछे कई मामले आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं
वो ये कह रहे हैं कि सीमा पर सड़क बनाना एक मामला है, साथ ही साथ जो अनुच्छेद 370 है उसको समाप्त किया गया है, इससे भी चाइना नाराज है। तो पहला जो कारण समझ में आता है वो कारण ये है कि हमने चीन की सीमा के ऊपर सड़क बनाई है, गुपचुप तरीके से बनाई है। 3800 किलोमीटर से अधिक की हमारी परियोजना और अधिकांश हिस्सा हमने पूरा कर लिया है, और चाइना को इससे टेंशन हो गई है कि भविष्य की तैयारी कर रहा है इंडिया। तो पहला कारण ये है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वो है अनुच्छेद 370 की समाप्ति। अनुच्छेद 370 जो हमने समाप्त किया है 5 अगस्त 2019 को, हमने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त करने का फैसला लिया, और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर बना और दूसरा बना लद्दाख। चाइना इसका विरोध करता है, विरोध करा है कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी चाइनीज बॉर्डर के साथ लगता इलाका और जो विवादित इलाका है एक्साई चीन के साथ लगता इलाका है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के अधीन आ गया। और दूसरा कारण ये भी रहा है कि जो चाइनीज विदेश मंत्रालय है उनकी प्रवक्ता हु चुनिंग ने उस वक्त कहा था कि चीन अपनी पश्चिमी सीमा पर चीनी क्षेत्र को भारत की अपनी सीमा में दिखाए जाने का हमेशा विरोध करता है। यानी उनका विरोध करने का एक कारण ये भी है कि हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जम्मू कश्मीर के विघटन के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और लद्दाख का मानचित्र हमेशा से हम दिखाते रहे हैं कि अक्साई चीन हमारा हिस्सा है और अब वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। इस बात का चाइना विरोध करता कि ये हमारा हिस्सा है जिसको भारत गलत तरीके से अपने मानचित्र में या अपने मैप में दिखा रहा है। तो विवाद का एक कारण ये भी रहा है। दूसरा, उनमें एक डर भी रहा है कि जब लद्दाख है वो केंद्र सरकार के अधीन आ गया है तो शायद भारतीय जो सेना है वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत होगी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रेटजी प्रोग्राम के हेड हर्ष पंत हैं। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम को चीन अपने लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। इस पर जो चाइनीज प्रवक्ता है हु चुनिंग है, उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत ने अपने घरेलू कानून में बदलाव करके चीन की संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया है। भारत का यह कदम अस्वीकार्य है। यानी संप्रभुता का सवाल वो इसलिए उठा रहे हैं कि वहाँ का जो मानचित्र है उस मानचित्र में अक्साई चीन, भारत अपने मानचित्र में अक्साई चीन को हमारा हिस्सा दिखा रहे हैं, हमारा हिस्सा है, उसके ऊपर विरोध करता रहा है चाइना। और अब ये विवाद को थोड़ी और ज़्यादा हवा मिल गई है। ये पूरा मामला है, बाद में चाइना है वो सुरक्षा परिषद है, वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें भी उठाया जाता है। इसमें एक बैठक भी होती है, लेकिन भारत में अपना वहाँ पर पक्ष रखते हुए ये कहा था कि अनुच्छेद 370 का जो मामला है वो हमारा आंतरिक मामला है। हर्ष पंत का कहना है कि चीन ने विरोध जताने के साथ साथ अपना विरोध और गतिरोध जारी रखा और दबाव बनाने की रणनीति, क्योंकि उस वक्त सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी, ऊपर आना आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही ठंड खत्म हुई तो दोबारा से उस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती है वो शुरू कर दी। यानी सड़क निर्माण पहले से विवाद था, और जब दूसरा कदम आगे की तरफ उठाया गया, लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो उस विवाद के बाद चाइना के लिए उन्हें लगा कि ये खतरे की घंटी है और सेना, भारतीय सेना अपने को मजबूत कर रही है, तो उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। तो यानी दूसरा जो कारण है वो है अनुच्छेद 370 की समाप्ति। उसके बाद तो तीसरा विवाद है वो है कराकोरम पर चीनी नियंत्रण। अक्साई चीन का जो इलाका अभी आपने मैप में देखा कि उसका लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया के साथ साथ सक्सगाम घाटी का 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उस पर भी चीन का नियंत्रण है। ये सक्सगाम जो वैली है वो वही इलाका है जो पाकिस्तान ने इलीगली चाइना को दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो इलाका है इसके कारण भी हमारे और चाइना के बीच में विवाद रहा है। कराकोरम पर्वतों से निकलने वाली सक्सगाम नदी के दोनों ओर सक्सगाम वैली फैली हुई है। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था, जब जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाया गया था उसी वक्त। और 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस इलाके को चीन को सौंप दिया था। जो सियाचिन ग्लेशियर है उससे आगे का इलाका है उसको सौंप दिया गया था।
पाकिस्तान का मानना था कि इससे दोनों देशों के बीच में दोस्ती बढ़ेगी और साथ ही ये दलील थी कि यहाँ पर पहले से कोई इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर नहीं थी, तो पाकिस्तान को इसे चाइना को सौंपने में कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा था, यानी चाइना की तरफ से ये दलील दी गई कि ये जो इलाका है ये खाली इलाका है और इसको हमने चाइना को सौंप दिया, दोस्ती बढ़ेगी, गिफ्ट दे दिया। उस वक्त भारत की तरफ से विरोध भी किया गया था और पाकिस्तान को सख्त शब्दों में ये भी कहा गया था कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के सर के ऊपर बाल नहीं है, गंजा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर कटवा लेगा। कि अगर वो इलाका है, निर्जन इलाका है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हम किसी दूसरे देश को सौंप दें। तो ये भी एक विवाद का हिस्सा रहा था, जो कराकोरम पर चाइना का कब्जा रहा नहीं, अब भी है। इसी इलाके को लेकर पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया। आज चीन और पाकिस्तान यहीं बने कराकोरम हाईवे से एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और पश्चिम कश्मीर के जरिए दोनों देश, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दोनों देशों को जोड़ता है यही कराकोरम हाईवे। हर्ष पंत, जो इस प्रकार के मामलों पर पास से नज़दीक से निगाह रखे हुए, उनका कहना है कि अगर लद्दाख में हो रहे प्रशासनिक बदलाव में भारत सफल होता है तो वहाँ पर सैनिकों के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जाएगा और चीन का कराकोरम के रास्ते से पाकिस्तान का जो सीधा रास्ता है उसमें आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। इस लिहाज से भी चीन लद्दाख पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। उस इलाके में जो अक्साई चीन का इलाका है, जो गालगन वैली है, यानी जो प्रशासनिक बदलाव भारत ने किए हैं लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उससे चीन को खतरा लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कराकोरम हाईवे या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको लेकर के कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका असर भारत के जो कदम होंगे उसका असर पड़ेगा चाइना और पाकिस्तान के बीच में होने वाले व्यापार को लेकर के। तो इसलिए भी वो अपनी सैनिक गतिविधियों को वहाँ पर बढ़ा रहा है और गालवन जो घटना है उसी का एक परिणाम है। तो तीसरा कारण ये भी है। चौथा जो कारण है वो है चीन की आंतरिक राजनीति। जैसा आपने देखा कि जब भी इंडिया में या पाकिस्तान में चुनाव होने होते हैं तभी सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। चुनाव देश में हो रहे होते हैं और तनाव सीमा पे बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि दोनों देशों में इसी के नाम पर वोट बैंक की राजनीति खूब होती रही है और होती अब भी है। ऐसा ही कुछ हाल चाइना का भी है। कई जानकार मानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति को इन दिनों कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में शी जिनपिंग अपने 8 साल के शासनकाल में सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं। विवादास्पद जो प्रत्यार्पण विधेयक है उसके आधार पर हांगकांग में हिंसक विरोध प्रदर्शन है, जिनके बारे में अगर आप न्यूज़ से जुड़े हो तो आपने देखा होगा कि कई महीनों से जारी है। दूसरी तरफ ताइवान में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी चुनौती भी जटिल होती जा रही है। वो भी चाइना के जो अधिकार या जो कानून में परिवर्तन करने की कोशिश है या वहाँ पर दबदबा बनाने का प्रयास है उसका विरोध कर रहा है। तो यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं हैं जो चाइना में बढ़ती जा रही है और शी जिनपिंग है वो बैकफुट पर आ गए हैं। इसके साथ साथ कई और भी इशू रहे हैं, जिनमें से चीन के सिंजियांग प्रांत के वीगर मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ सरकार की नीति। खबरें आ रही है कि उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, या फिर खबरें आ रही हैं कि उनको कई प्रकार के उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके कारण भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है चाइना को और शी जिनपिंग को। यानी यहाँ पर भी शी जिनपिंग है वो पीछे हट रहे हैं या फिर फेल होते दिख रहे हैं। इसके साथ साथ जो कमी रह गई थी थोड़ी बहुत शी जिनपिंग के लिए, वो कमी पूरी कर दी कोरोना पैंडेमिक ने, कोरोना महामारी ने। हाल ही में 194 देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक प्रस्ताव पेश किया गया और इस मामले की जांच होनी चाहिए कि दुनिया भर में नुकसान पहुंचाने के लिए कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ। दबाव में आ गया चाइना। असेंबली विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी प्रमुख नीति निर्धारक है। इसमें भारत भी इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है। अमेरिका और चीन के बीच में पहले से ही जो ट्रेड वार है वो अघोषित तौर पर चल ही रहा है। तो इन सब के पीछे चाइना है वो बैकफुट पे, और ख़ास तौर पे बैकफुट पे शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग है वो उनके लिए सबसे अच्छा जो तरीका उनको लग रहा है वो तरीका है कि राष्ट्रवाद का प्रयोग करें। जैसे कि हमारे देश में होता है या पाकिस्तान में होता रहा है कि जब भी भारत पाकिस्तान
के विवाद की बात होती है, जब भी भारत पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने आती है, हम महंगाई को, हम गरीबी को, हम भूखमरी को, हम बेरोजगारी को, सबको भूल जाते हैं। और यही सब कुछ चाइना, शी जिनपिंग है, वहाँ पर प्रयास करा है राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का एक तरीका। उनको ऐसा लग रहा है साउथ चाइना सी यहाँ पर, या ताइवान या भारत, हर सीमा पर चीन इस तरीके का काम कराए, वहाँ पर इस प्रकार की कोशिश कराए। ताइवान पे भी जो विरोध प्रदर्शन है उनको दबाने की कोशिश कराए, अपने ही जो नागरिक हैं उनके लिए टैंक तक तैनात कर दिए गए, हज़ारों लोगों को मार दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि मीडिया में वो खबरें नहीं आ पा रही है। तो ये प्रयास जो किए जा रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रवाद को जोड़ करके, ताकि इस प्रकार की जो अंदरूनी मुद्दे उठ रहे हैं उनको दबाया जा सके। तो हर्ष पंत इसे मिलिट्री नेशनलिज्म प्रोजेक्ट है उसका नाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक साउथ चाइना सी और भारत सीमा में थोड़ा अंतर है। साउथ चाइना सी में मेरीटाइम बाउंड्री की वजह से संघर्ष इतना हिंसक नहीं होता, जबकि भारत के साथ क्योंकि डायरेक्ट भौगोलिक सीमा है तो यहाँ पर विवाद है वो हिंसक हो जाते हैं। और साउथ चाइना सी में सैनिकों के मोबिलाइजेशन में थोड़ा वक्त लगता है। तो शी जिनपिंग को लग रहा है कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारे मुद्दे खो जाएंगे, सारा फोकस यहीं पर हो जाएगा। तो एक कारण ये भी कुछ जानकार जो एक्सपर्ट्स है वो ये भी मानते हैं कि इसी कारण भी ये विवाद है उसको हवा दी गई है। उसके साथ एक और कारण भी जुड़ा हुआ है, वो है भारत सरकार की विदेश नीति या इकोनॉमिक फैक्टर हम कह लीजिए। इसके कारण भी ये विवाद बढ़ा है कि इसी साल 17 अप्रैल को भारत सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया था। शायद आपका ध्यान इस तरफ ना गया हो। केंद्र सरकार ने देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के, FDI को लेकर के कुछ सख्ती बरती थी। उन्होंने उन पड़ोसियों के लिए इसको और सख्त कर दिया था जिनकी सीमाएं आपस में मिलती है, यानी कि भारत से जिन देशों की सीमाएं मिलती है उनके विदेशी निवेश को लेकर के कुछ बदलाव किए हैं। इस नए नियम के तहत भारतीय कंपनी में अगर उन देशों की कोई कंपनी है वो अगर निवेश करती है तो सरकारी अनुमति लेना अब जरूरी होगा, क्योंकि हमारा जो विदेशी व्यापार है वो अधिकांशतः चाइना के साथ है, तो सबसे ज़्यादा असर चाइना के ऊपर पड़ने वाला है फ्यूचर में। यानी कि चाइना का विदेशी निवेश है वो अब सरकार के द्वारा नियंत्रित होगा और यहाँ पर व्यापार करना अभी तुरंत में नहीं, लेकिन आने वाले समय में शायद इतना आसान ना रहे। तो ये सब कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत जैसे पिछले दिनों में आपने इस न्यूज़ को पढ़ा होगा कि चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने भारत के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC है उसमें 1.75 करोड़ शेयरों को खरीदा था। इससे पहले तक भी चीनी कंपनियां वो भारतीय कंपनियों में बेधड़क निवेश करती रही है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जानकार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो पूर्व प्रोफेसर हैं MM खान है, उनका मानना है कि फौजी और आर्थिक ही वो क्षेत्र है जहां चीन अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। इसी के लिए वो विदेश नीति को बदलता रहता है। लेकिन इस बार नहले पे दहला लगा जो भारत की विदेश नीति थी। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद दुनिया के शेयर बाजारों में अफरा तफरी मची हुई है और चीन बड़े देशों की कंपनियों में निवेश कर रहा है। और आप दक्षिण एशिया को देख लीजिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है उसमें बड़ी कंपनियों में चीन है वो निवेश किए जा रहा है, दबदबा बनाना चाहता है। और वही दबदबा वो स्थापित करना चाहता था इनडायरेक्टली इंडिया में भी, यहाँ पर भी निवेश किया जा रहा था। लेकिन भारत ने एकाएक अपनी FDI नीति में जो बड़ा बदलाव किया तो चीन की विदेश नीति को इससे थोड़ा असहज होना पड़ा, यानी उन्हें थोड़ी घुटन महसूस हुई। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण आपसी संबंध में थोड़ी कड़वाहट आई और जिसका परिणाम निकला गालवन वैली की ये घटना। तो सड़क का निर्माण करना एक कारण है। दूसरा जो लद्दाख है या हमने अनुच्छेद 370 को हटाया है ये भी एक कारण है। तीसरा कराकोरम हाईवे को लेकर के चाइना और पाकिस्तान में जो डर बना हुआ है ये भी इस विवाद का एक कारण है। चाइना की जो अपने आंतरिक मामले हैं ये भी इस विवाद के पीछे हैं। और नेक्स्ट जो कारण है वो ये कि भारत की जो आर्थिक नीति में बदलाव हुआ है इसको लेकर के भी चाइना थोड़ा डरा या सहमा हुआ है। तो ये सब कारण है जिसके कारण ये गालवन में झड़प हुई और हमारे कुछ सैनिक है वो शहीद हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान जो है उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की चाइना कोशिश कर रहा था
और इस विवाद में जो दबदबे की या जो खेल चल रहा था चाइना की तरफ से हमारे ऊपर दबाव बनाने का, उसमें चाइना को भी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आज का इस सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ घटनाएं हैं जिनको हम पड़ताल करते रहेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।